कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसको थोड़ा सा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि किस किस तरह से उसमें से आपसे मैं कुछ अगर एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं और मैं उसमें से कुछ एमसीक्यूज आपसे इस तरह से पूछ लेता हूँ। तो अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो कस्क्यूटा प्लांट था, कस्क्यूटा प्लांट जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? वो क्या कहना चाहिए, टोटल रूट पैरासाइट की एग्जाम्पल है, या टोटल स्टेम पैरासाइट की एग्जाम्पल है, या वो सेप्रोफाइटिक प्लांट की एग्जाम्पल है? कस्क्यूटा जो है ये प्लांट जो मैंने कल आपको बताया था, ये किसकी एग्जाम्पल है? टोटल स्टेम पैरासाइट, ये टोटल स्टेम पैरासाइट की जो है वो एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, एक ये क्वेश्चन किया जाए कि आपको एक प्लांट्स के नेम दे दिए जाएं, मिसाल के तौर पे प्लांट्स में आपको नेम दिया जाए, कस्क्यूटा नेम दे दिया जाए, एक नाम आपको दे दिया जाए लैरेंथस दे दिया जाए, और एक नाम आपको दे दिया जाए कोई भी एक आम सा जो प्लांट होता है रिक्शिया प्लांट दे दिया जाए जिन्हें नाम, और एक नाम आपको दे दिया जाए ड्रोसिरा, और आपसे पूछा जाए इन चार ऑप्शन में से बताएं वो कौन सा प्लांट है जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो कर सकता है। इन प्लांट्स की आपको ये दिए जाए एग्जाम्पल, और इनमें से आपसे पूछा जाए कि जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है उनमें से ये कौन सा प्लांट है जो उसमें ग्रो कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। इन चारों एग्जाम्पल में से कौन सी बताओगे ऑप्शंस में से? कस्क्यूटा। कौन सा? एक कस्क्यूटा, यस सर। और ए कौन सा वाला? ए? ए एक बात सुनो, ये ड्रोसीरा किसने कहा है? हमने सर। हाँ देखो, कस्क्यूटा तो पैरासाइटिक प्लांट है, और पैरासाइटिक प्लांट तो जो है वो आपको पता है कि वो सॉइल के अंदर तो ग्रो ही नहीं करता, वो तो ग्रो ही जो है वो उसमें करता है, क्या कहना चाहिए, पैरासाइट के तौर पे ग्रो करता है। नाइट्रोजन सॉइल से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है उसको। लेकिन जो लैरेंथस है वो भी एक पैरासाइट है। अब बात हो गई रिक्सिया और ड्रोसीरा, ये दो प्लांट होते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं, एक रिक्सिया और एक ड्रोसीरा। रिक्सिया जो प्लांट है वो तो नाइट्रोजन अपनी नाइट्रोजन जमीन से ही लेगा, लेकिन ड्रोसीरा जो प्लांट है ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। किसकी एग्जाम्पल है? ये संडिव है, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट की एग्जाम्पल है। तो आप इसको जो है वो लेस डेफिशिएंट नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ये ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी नाइट्रोजन जमीन से नहीं लेगा, ये अपनी नाइट्रोजन पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स को खाएगा। इसके टेंटिकल्स होते हैं, और सॉरी इसका तो जैसे प्लांट जमीन पर ऐसे होता है, इसमें से टेंटिकल्स होते हैं, वो टेंटिकल्स इंसेक्ट्स को खाकर ये अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो है वो किससे लेता है? वो लेता है किससे? इंसेक्ट से लेता है। अब देखो क्वेश्चन, अब आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है, बस मैंने उसको थोड़ा सा घुमाया फिराया है। मतलब आपकी बुक में कहा हुआ है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, और वो अपनी नाइट्रोजन किससे लेते हैं? वो अपनी नाइट्रोजन इंसेक्ट से लेते हैं। तो इसका मतलब मैंने जो एग्जाम्पल दी है, अब एग्जाम्पल में आपने सिर्फ देखनी थी कौन सी वाली एग्जाम्पल, इसमें से नाइट्रोजनस सो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उसकी एग्जाम्पल कौन सी है। इस तरह से ही था। और अगर आपसे जो है वो पूछा जाए कि सैंड्यू जो प्लांट होता है, सैंड्यू प्लांट को इंसेक्ट्स को कैप्चर करने की डिवाइस कौन सी होती है? पूछा जाए या तो पिक्चर होता है, ब्लेडर होता है, टेंटिकल्स होते हैं, या कह दें कि ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से क्या बताओगे? टेंटिकल्स। इनके पास क्या होते हैं? इसके पास टेंटिकल्स होते हैं जिसके जरिए वो अपना जो है वो, अगर पूछा जाए कि बेसिकली जो सार्सिना है ये कौन से प्लांट के लिए टर्म इस्तेमाल हो रही है? पिक्चर के लिए, सैंड्यू प्लांट के लिए इस्तेमाल हो रही है, या जो है वो, या पिक्चर प्लांट के लिए इस्तेमाल होती है ट्राम। तो इस तरह ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब हमने क्योंकि स्टार्ट कर दिया है ये प्लांट्स की न्यूट्रिशन में, आपको पढ़ा चुका था, और अब हमने जो है वो एनिमल की न्यूट्रिशन की तरफ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले एनिमल की न्यूट्रिशन बताने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, पेज नंबर 285, पेज नंबर 285 पर देखें तो ऑर्गेनिज्म को उनकी फीडिंग हैबिट की बुनियाद पे, ऑर्गेनिज्म को उनकी फीडिंग हैबिट की बुनियाद पे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है।
जैसे द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं या उसको डिकम्पोज करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ में कौन आ जाते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। अब बात करें तो बैक्टीरिया और फंजाई तो एक तरीके से एनिमल की एग्जाम्पल ही नहीं है, ये तो एक अलग ग्रुप है, लेकिन आपकी बुक में चले यहाँ पर दे दिया है। लेकिन अगर एनिमल की बात करते हैं तो फीडिंग के बेस पे जो एनिमल्स को हमने डिवाइड किया है, तो एक एनिमल का ग्रुप होता है जिसको डेट्रीवोरस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डेट्रीवोरस कहते हैं। सम एनिमल फीड अपॉन द फ्रेगमेंट ऑफ डिकम्पोजिंग मटेरियल detritus and contribute to the process of breakdown. They are called detritivorous. अब detritivorous को आप सिंपली याद ऐसे कर लो, they feed detritus। ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं detritus। और detritus होता क्या है? जब कोई एनिमल या प्लांट डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी को बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज कर देते हैं। उसकी बॉडी को बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। और वो जो डिकम्पोज मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको डेट्रिटस कहते हैं। और उस डिकम्पोज मटेरियल को जो खाने वाले हैं, उस डिकम्पोज मटेरियल को जो खाने वाले हैं उनको कहते हैं डेट्रीवोरस। उनको क्या कहते हैं? डेट्रीटीवोरस कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। बात याद रखिएगा, कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि अर्थवॉर्म किसकी एग्जाम्पल है, ओमनीवोरस की, कार्निवोरस की या डेट्रिटिवोरस की, तो आप याद रखेंगे कि अर्थवॉर्म किसकी एग्जाम्पल है? अर्थवॉर्म जो है वो डेट्रिटिवोरस की एग्जाम्पल है। देखिए ऐसी एग्जाम्पल जिसमें एक ही एनिमल ज्यादातर आता है या एक ही एनिमल की कोई एग्जाम्पल दी होती है, तो वो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रीडेटर कहते हैं, प्रीडेटर। जबकि प्रीडेटर को आप कार्निवोरस भी कह सकते हो। प्रीडेटर के लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल कर सकते हो? इसको कार्निवोरस भी कह सकते हैं। प्रीडेटर वो होते हैं जो शिकार करके खाते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हो, कैप्चर एंड किल द प्रे। प्रे किसको कहते हैं? इसके शिकार को। यानी ये पहले शिकार को कैप्चर करते हैं। जैसे शेर होता है ना, शिकार करता है तो पहले शिकार को पकड़ता है, पकड़ के उसको मारता है और मार के खा जाता है। ऐसे एनिमल जो पहले कैप्चर करते हैं, फिर किल करते हैं और फिर खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रीडेटर, या इनको हम कार्निवोरस भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? लायन। देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो अपना फूड कौन ले रहा होता है? पैरासाइट भी ले रहे होते हैं। मगर पैरासाइट ऐसा काम नहीं करते कि पहले कैप्चर करेंगे, फिर किल करेंगे, फिर खाएंगे। पैरासाइट तो उस बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता नुकसान देते हैं। लेकिन प्रीडेटर तो एक ही बार में उसको पकड़ा, उसको खत्म कर देते हैं। तो ये एक फर्क होता है प्रीडेटर और पैरासाइट में। जबकि दोनों ही जो है वो जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, प्रीडेटर में कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो फीड ऑन प्लांट्स। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को जो है वो खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। वो तो आपको पता ही होगा। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। उन एनिमल्स के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। जो किसको खा जाते हैं? प्लांट्स जो किसको खाते हैं? ईट या फीड ऑन प्लांट्स। प्लांट्स के लिए आप एक लफ्ज प्राइमरी प्रोड्यूसर का भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो। प्लांट्स क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, या सिर्फ आप प्रोड्यूसर भी कह लो, क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इस वजह से हम इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। अच्छा, आप कोई ऐसे अगर डेफिनेशन दे लें कि एनिमल विच ईट ऑन प्लांट, तो आपको तो आराम से पता लग जाएगा। आपको होगा ये हर्बीवोरस है, क्योंकि आपने याद किया हुआ है कि हर्बीवोरस एनिमल वो होते हैं जो प्लांट खाते हैं। लेकिन थोड़ा सी चीज को घुमा दें, अगर आपसे ये पूछें कि दोज एनिमल विच फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, तो पता तो आपको होगा प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं। लेकिन एट अ टाइम बंदा थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज होता है ना, उस कंफ्यूजन की वजह से आपको थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कि आप थोड़ी मिस्टेक भी बाज दफा कर जाते हैं। तो याद रखें, प्रोड्यूसर भी हम प्लांट ही को कहते हैं। चाहे प्लांट की बात कर लें, चाहे प्रोड्यूसर की बात कर लें, बात एक ही है। वो एनिमल जो प्लांट्स को खाते हैं या प्रोड्यूसर को खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस के बाद क्या हो जाते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोरस तो आपको पता है कि वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। उनको हम प्राइमरी
कार्निवोरस की भी फिर डिफरेंट टाइप होती है, वो बाद में बताऊंगा। वो प्रीडेटर क्या है, प्रीडेटर भी एक कार्निवोरस की टाइप है। इसके अलावा ओमनीवोरस, कार्निवोरस की एग्जांपल में डॉग भी आ जाएगा, लायन भी आ जाएगा। और ओमनीवोरस कौन होते हैं? ओमनीवोरस तो वो होते हैं जो दोनों ही चीजें खाते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो किसको खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। मतलब जो वेजिटेबल भी खा रहे हैं और जो साथ में गोश्त भी खाते हैं, तो उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस की एग्जांपल में और तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ही हैं, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है क्रो, यानी कौवा जो है, और मैन, इंसान जो है, वो किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कार्निवोरस की एग्जाम्पल। अच्छा, अब इसके बाद इनको अगर फर्दर डिवाइड करें एनिमल्स को मजीद हम, तो कुछ एनिमल्स होते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट की बुनियाद पे बात करें तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा इनकी ज्यादातर। फिल्टर फीडर है ना, फिल्टर फीडर की एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? स्पंज। इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं? स्पंज जो है वो फिल्टर फीडर की एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इनमें क्या होता है फिल्टर फीडर में? इफ द फूड इज इंजेस्टेड इन लिक्विड फॉर्म, अब फिल्टर फीडर की को डिटेल में तो बताया ही नहीं है, फिल्टर फीडर की कोई यहाँ पर डिटेल नहीं दी हुई है, लेकिन आप बस इतना याद रखें कि फिल्टर फीडर की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। इसमें सिर्फ ये है कि फिल्टर फीडर के अंदर आपने जो है वो क्या करना है कि इसकी एक तो एग्जाम्पल याद रखनी है फिल्टर फीडर की, जो मैंने अभी आपको बताई, स्पंज। और नॉर्मली फिल्टर फीडर आपको बता देता हूँ इस तरह से होता है, जैसे ये स्पंज है, ये स्पंज होगी, ये स्पंज की बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये नहीं, छोटे छोटे इसमें क्या होगा, पोर्स होगा। ये समंदर में होता है। अब क्या होता है, पानी इन पोर से अंदर जाता है, इन छोटे छोटे पोर्स को कहते हैं ऑस्ट्रिया। इससे पानी इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, इन पोर से पानी क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। और एक बड़ा पोर होता है ऑस्कुलम, इससे पानी बाहर निकलता है। उस पानी के साथ छोटे छोटे फूड के जो है वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स भी जाते हैं, छोटे छोटे फूड के पार्टिकल भी चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनको तो वो पकड़ लेते हैं, उनको तो अपने अंदर रख लेते हैं, यानी उसको अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और बाकी पानी जो है वो कहाँ निकाल देते हैं, बाकी पानी बाहर निकाल देते हैं। यानी ये पानी के अंदर से फूड को फिल्टर करते हैं, पानी के अंदर से फूड को निकालते हैं, या आप कह सकते हैं पानी को भी फिल्टर कर रहे हैं कि पानी में से फूड निकाल के बाकी पानी को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये एनिमल क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फिल्टर फीडर। अच्छा, फिल्टर फीडर के बाद फिर एक और एनिमल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लूइड फीडर। फ्लूइड फीडर का मतलब ये होता है कि ये अपना जो फूड लेते हैं वो किसकी फॉर्म में इंजेस्ट, जो फूड इंजेस्ट करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में फूड इंजेस्ट करते हैं? लिक्विड फॉर्म में फूड इंजेस्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल में आपकी बुक में दिया हुआ है हनी बी। शहद जो शहद की मक्खी जो होती है वो फूलों का रस चूसती है, तो इसका मतलब वो जो फूड इंजेस्ट करती है वो किसकी फॉर्म में करती है? लिक्विड फॉर्म में करती है। या मच्छर को अगर देखें तो मच्छर भी हमारा ब्लड सक करते हैं, जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं, तो वो फूड अपना लिक्विड फॉर्म में रह रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं फ्लूइड फीडर। इनको क्या कहते हैं? फ्लूइड फीडर जो है वो कहते हैं। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोफेज फीडर कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोफेज फीडर कहते हैं। माइक्रोफेज फीडर जो है वो क्या होते हैं? देखो, माइक्रोफेज फीडर, तो इसकी एग्जाम्पल तो आपकी बुक में माइक्रोफेज फीडर की नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि दे टेक स्मॉल फूड पार्टिकल, they are if they take small food particles, they are known as microphagous feeder। यानी अगर वो फूड ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे अ, ये एक हाइड्रा है, छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स को अगर ये अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, या कोई स्नेल है अगर, तो वो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स को अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, छोटे छोटे फूड के टुकड़े हैं जिनको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो माइक्रोफेज फीडर होगा। और जब वो कोई बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स को इनगल्फ करे, बड़े बड़े टुकड़ों को, जैसे कोई स्नेल लीफ के बड़े बड़े पीस कर लिए और उन पीसेस को वो खा गया, तो वो क्या होंगे? वो होंगे मैक्रोफेजियस फीडर। आपने यहाँ पर जो एग्जांपल्स याद रखनी है, एक डेट्रिटिवोरस की एग्जांपल याद रख लें, एक आप जो है वो फिल्टर फीडर की एग्जांपल याद कर लें, और एक फ्लूइड फीडर की एग्जांपल यहाँ पर आप याद कर लें, जो यहाँ पर आप मतलब जो इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो क्या है, जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन।
मैं आपको पहले भी बताया था कि होलोजोइक मतलब एनिमल की तरह, एनिमल जैसी जो न्यूट्रिशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर मैंने कहा था द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी एक जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है वो किस तरीके से होती है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो जो अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन, पहले मैंने आपको बता दिया एनिमल लाइक न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कह रहे हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले इंजेशन होती है, उसके बाद डाइजेशन होती है, इंजेशन होती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होती है और उसके बाद इजेशन होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी ह्यूमन की, कि अगर हम इंसान की जो न्यूट्रिशन है वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, यानी एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। तो इंजेक्शन सबसे पहले क्या होता है, द टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। हमने कोई भी फूड जब इन किया, यानी अपने माउथ के अंदर लिया कोई भी फूड, माउथ के अंदर जब हम कोई फूड लेते हैं, ये ऐसे जो माउथ है, अब इसमें ये फूड इंजेस्ट किया, अंदर चला गया ये फूड। अब कोई भी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड आप इनटेक करते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन किस चीज का प्रोसेस है, ये इनटेक करने का प्रोसेस है। इसका की पॉइंट क्या है, इंजेशन का इनटेक है, इसका की पॉइंट है इनटेक। डाइजेशन क्या होती है, अब ये जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है, मिसाल के तौर पे एक रोटी का टुकड़ा ले लिया, एक बर्गर का टुकड़ा ले लिया, एक पिज्जा का टुकड़ा ले लिया, या एक गोश्त का टुकड़ा ले लिया। अब ये टुकड़ा जब अपने मुंह के अंदर ले लिया तो अब क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है अब ये ब्रेक डाउन होगा। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा। पहले ये ब्रेक डाउन होगा, मिसाल के तौर पे ये स्टार्च है, स्टार्च की लॉन्ग चेन होती है ना, ऐसा स्टार्च है ये स्टार्च आपने इनटेक किया। अब सबसे पहले क्या हुआ, ये स्टार्च ब्रेक डाउन होगा, और स्टार्च ब्रेक, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब स्टार्च की डाइजेशन कैसे होगी, सबसे पहले ये स्टार्च ब्रेक डाउन होगा आपके माउथ में। आपके माउथ में जब ये स्टार्च ब्रेक डाउन होगा तो ये स्टार्च ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेगा, स्टार्च ब्रेक डाउन होके मल्टोज बना लेगा। ग्लूकोज की जो लॉन्ग चेन होती है स्टार्च है ना, अब जब ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज की जो लॉन्ग चेन है ये शॉर्ट चेन के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया माल्टोज। एंजाइम की मदद से ये तोड़ा। अब ये माल्टोज आपके जब कहा जाएगा, ये माल्टोज आपके स्टमक में जाएगा। स्टमक में तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता नहीं है। स्टमक के बाद जब आपके ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये माल्टोज मजीद टूटेगा, ये माल्टोज मजीद टूट जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। तो स्टार्च का जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, ये क्या है, ये कंप्लीट डाइजेशन है किसकी, स्टार्च की। तो डाइजेशन डाइजेशन का जो की पॉइंट है, डाइजेशन का की पॉइंट क्या है, डाइजेशन का की पॉइंट अगर आप यहाँ लिखो तो डाइजेशन का की पॉइंट है ब्रेक डाउन। इसमें चीजों का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और क्यों ये ब्रेक डाउन होता है, देखो ये स्टार्च एक लॉन्ग चेन है, अगर ये स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होती तो आपके स्टमक में ये स्टार्च जाती, तो स्टमक से फूड को ब्लड में जाना होता है। तो जब तक ये इनसॉल्युबल होती है, ब्लड के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन ग्लूकोज सॉल्युबल है। तो स्टार्च इनसॉल्युबल है, इसको सॉल्युबल फॉर्म के अंदर या डिफ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। तो ये डिफ्यूजिबल फॉर्म में कब कन्वर्ट होगी, जब ये ग्लूकोज में टूट जाएगी। तो इसी तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना उसकी सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि वो आपकी बॉडी में ब्लड में डिफ्यूज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। स्टार्च क्या था, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, और ये किस में ब्रेक डाउन हुआ, ये ग्लूकोज के अंदर जब ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम डाइजेशन कह रहे हैं। एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, द अपटेक ऑफ सॉल्युबल मॉलिक्यूल फ्रॉम द डाइजेस्टिव रीजन। ये इंटेस्टाइन क्या है, ये इंटेस्टाइन आपकी डाइजेस्टिव रीजन है, और इस डाइजेस्टिव रीजन से जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, मैंने आपको कहा था ना जब स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाएगा तो ग्लूकोज सॉल्युबल है, और ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब इसको ब्लड ले लेगा, ब्लड के अंदर जब इसकी अपटेक हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होता है,
ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है ये आपके ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से लिवर में जाएगा, फिर लिवर इसको आपकी बॉडी को दे देगा ताकि वो आपकी बॉडी को क्या दे, ये एनर्जी दे। द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाय द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी और मटेरियल फॉर टिश्यू बिल्डिंग। यानी जो आपने आपके ब्लड में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, यानी अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ है तो ग्लूकोज क्या देगा, ग्लूकोज देगा एनर्जी। और अगर अमाइनो एसिड आपकी, प्रोटीन टूटा है, प्रोटीन किस में टूटेगा, अमाइनो एसिड में टूटेगा। और अगर अमाइनो एसिड की बात करेंगे तो अमाइनो एसिड बिल्डिंग मटेरियल है, वो आपकी बॉडी के मसल्स बनाने में हेल्प करेगा। तो फूड के पार्टिकल का ब्लड का अपटेक करना ताकि वो क्या दे सके आपको, या तो एनर्जी दे सके या बिल्डिंग मटेरियल बना सके, तो उसको काम में लेकर आते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड होता है जब वो काम में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का की पॉइंट क्या है, एसिमिलेशन का की पॉइंट है यूटिलाइजेशन। यानी फूड का जब वो क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, तो इसका की पॉइंट जो है वो, ये किसका की पॉइंट है, एसिमिलेशन का। और एब्जॉर्प्शन का जो है वो की पॉइंट जो है वो फिर क्या है, अपटेक है। यानी फूड का पार्टिकल को ब्लड जब इनको अपटेक करता है। और इजेशन क्या होता है, द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, जो चीज वो तो सही है, जो एब्जॉर्ब हो गई, बाकी मटेरियल आपकी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। और बॉडी से जो पास आउट होना, मटेरियल का पास आउट होना जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इजेशन। तो आप देख लें ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के ये तमाम स्टेप्स हैं। दीज आर द स्टेप्स ऑफ, या दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑल ऑफ दीज। तो अगर ये दिए जाएं तो आप इसमें बताओगे ऑल ऑफ दीज। ये तमाम ही प्रोसेस जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक हिस्सा है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं डाइजेशन की, क्योंकि जी सर इजेशन को एक्सक्रीशन नहीं बोल सकते? असल में क्या होता है कि एक्सक्रीटा भी कह सकते हैं। एक्सक्रीशन क्या होती है, एक्सक्रीशन बेसिकली होती है हमारी बॉडी के जो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो यूरिन की फॉर्म में रिलीज होते हैं। सही है ना। जो यूरिया, अक्सर हम जो एक्सक्रीशन की जो बात करते हैं, एक्सक्रीशन हम यूरिया की रिमूवल को कहते हैं। वैसे तो एक्सक्रीशन में जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा जो बॉडी से पास आउट होता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। लेकिन एक्सक्रीशन के लिए ज्यादातर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो किसकी होती है, हमारा यूरिन। हम जो यूरिन पास आउट करते हैं ना, जिसमें हम यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट पास करते हैं, उसके लिए एक्सक्रीशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हम पास आउट करते हैं उसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो इजेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम एक्सक्रीशन का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे, जैसे ये मैं बना देता हूँ, ये स्टार्च है, ये स्टार्च एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बहुत बड़ी चेन होती है ना, तो ये हो गया स्टार्च। स्टार्च एक लार्ज ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। या फिर मैं बना देता हूँ यहाँ पर प्रोटीन, ये प्रोटीन की चेन है, ये देखेंगे प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है, ये भी एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये क्या हो गया, ये प्रोटीन हो गया। अब स्टार्च जो है वो किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का। ये क्या है, ये है ग्लूकोज। और प्रोटीन किसका बना हुआ है, ये अमाइनो एसिड का। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, डाइजेशन में ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस है, यानी ये इनसोल्युबल है। ये जो आपके स्टार्च की जो चेन है, ये प्रोटीन की जो लॉन्ग चेन होती है, आपके ब्लड में डिफ्यूज नहीं हो सकती, आपके ब्लड में ये सॉल्युबल नहीं है, तो ये क्या है, ये इनसोल्युबल है। और इन इनसोल्युबल सब्सटेंस का जब सॉल्युबल सब्सटेंस में जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, या इसको इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जब हम किस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्मॉलर सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में डिसॉल्व कर देते हैं, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम एंजाइम या किसी मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए जब हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब आप देखो ये ग्लूकोज है ना, ये टूट गई किसमें, सॉरी ये स्टार्च है, ये टूट गई ग्लूकोज में। जब स्टार्च ग्लूकोज में टूट गई तो ये स्टार्च का कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गई। इसी तरह प्रोटीन टूट गया किसमें, ये अमाइनो एसिड में, ये अमाइनो एसिड अलग हो गया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई प्रोटीन की मुकम्मल तौर पर डाइजेशन। और आपको पता है, आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जब दो ये मोनोमर्स हो गए ना, पहले पॉलीमर थे, जब ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पॉलीमर्स होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मोनोमर होते हैं। जब मोनोमर मिलते हैं तो मोनोमर के मिलने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं।
और मोनोमर जब ब्रेक डाउन होते हैं तो इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। यानी डाइजेशन के अंदर क्या होती है, डाइजेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइसिस होती है, यानी वाटर और एंजाइम की प्रेजेंस में वो ज्यादातर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। नीड ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आती है? अब आपको पता है, अब यहाँ सिंपल सी बात है, डाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आती है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पे ये प्रोटीन है आपका, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, प्रोटीन एसोफेगस में गया, स्टमक में गया और ये इंटेस्टाइन में आ गया। अब इंटेस्टाइन, अगर प्रोटीन की डाइजेशन ना हो तो ये प्रोटीन कहाँ, आपके ब्लड में तो जाएगा ही नहीं, यहाँ से ब्लड में कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो टूटा नहीं है, इतना लार्ज मॉलिक्यूल तो ब्लड में नहीं जा सकता। हाँ, अगर इसकी डाइजेशन हो जाए, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए, तो पीसेस में टूटने के बाद ये आराम से क्या हो सकता है, आराम से जो है वो आपके ब्लड में जा सकता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए या बॉडी को फूड सप्लाई करने के लिए उसकी डाइजेशन क्या है, डाइजेशन लाजमी है। For holozoic nutrition, digestion is the most important process, as the organic food which is taken in ingested in is complex and cannot be diffused into the body tissue until it is made simple and diffusible, which can readily be absorbed into the body। कहता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में डाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और वो कॉम्प्लेक्स फूड इजीली आपके ब्लड में या बॉडी में डिफ्यूज नहीं हो सकता। उस वक्त तक डिफ्यूज नहीं हो सकता जब तक वो इनसॉल्युबल या डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसी वजह से डाइजेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है इसका, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर हम डाइजेशन की बात करें कि डाइजेशन की टाइप्स कितनी होती हैं, तो डाइजेशन की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो डाइजेशन की एक तो टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, और एक डाइजेशन की टाइप है जिसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। अब आप देखो, मैकेनिकल डाइजेशन यानी किसी मैकेनिकल मींस के जरिए, मैकेनिकल मतलब किसी मशीन के जरिए जब कोई काम हो रहा है तो वो एक तरीके से क्या है, मैकेनिकल है। जैसे आप देखो, जब हम अपना खाना जब आप खाते हो तो दांतों से, दांत दांत क्या है, एक मशीन की तरीके से काम कर रहे हैं, और वो दांत आपके फूड को जब तोड़ते हैं तो वो जो डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ टीथ, टीथ की हेल्प से जो आपकी डाइजेशन होती है, टीथ के जरिए जो फूड को तोड़ते हो, वो कौन सी डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन। ये आपका स्टमक जो होता है, जब आपका स्टमक में पेरिस्टोलिसिस होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो उससे भी फूड टूटता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टोलिसिस। तो उस पेरिस्टोलिसिस के जरिए भी जो है वो स्टमक के जब फूड टूटता है तो वो कौन सी डाइजेशन होती है, वो होती है मैकेनिकल डाइजेशन। और वो डाइजेशन जो एंजाइम्स के जरिए होती है, केमिकल्स के जरिए, जैसे एंजाइम, फूड को एंजाइम्स भी तो तोड़ते हैं, और एंजाइम्स के जरिए जो फूड टूटता है उस डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, उस डाइजेशन को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरी जो डाइजेशन होती है वो कौन सी डाइजेशन होती है, वो होती है केमिकल डाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा भी डाइजेशन की टाइप्स होती हैं। ये तो मैंने एक आपको इसके फूड के ब्रेकडाउन की बेस पे बता दी, और डाइजेशन के अक्रेंस की बेस पे भी डाइजेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर। एक होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनसाइड सेल। अब देखो, ये अमेबा है, अमेबा का एक सेल है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब अमेबा किसी फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये फूड है, ये फूड अमेबा के बॉडी में चला गया, फूड वैक्यूल बनता है और चला गया। अब ये फूड कहाँ ब्रेक डाउन होगा, अमेबा की सेल के अंदर ब्रेक डाउन होगा। तो ऐसा फूड का ब्रेक डाउन या ऐसा फूड की डाइजेशन जो सेल के अंदर हो, तो ऐसी डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए अमेबा के अंदर डाइजेशन कौन सी होती है, तो आप बताओगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अच्छा, एक डाइजेशन वो होती है, जैसे अगर हम इंसानों की बात करें, हमारा फूड जो टूटता है वो माउथ में टूटता है, स्टमक में भी हमारा फूड की डाइजेशन होती है, और इंटेस्टाइन में भी हमारे फूड की डाइजेशन होती है। अब हमारा फूड सेल के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, कैविटी में ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल से बाहर ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। ऐसी डाइजेशन जो सेल से बाहर होती है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल,
सेल से बाहर जो डाइजेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यानी ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, ह्यूमन की डाइजेशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल से बाहर जो है वो क्या होती है, डाइजेशन होती है। तो ये कुछ टाइप्स थी डाइजेशन की। इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी भी, जहां पर फूड ब्रेक डाउन हो रहा है वो क्या है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरह के होते हैं एनिमल में। ये देखो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, हमारा फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है हमारी इस एलिमेंट्री कैनाल में। स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो ये हमारा फूड यहाँ, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी डाइजेस्टिव कैनाल है। हाइड्रा का फूड जो डाइजेस्ट होता है वो उसकी इस कैविटी में होता है यहाँ पर। तो हाइड्रा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस पर कंसिस्ट है, ये है। तो बेसिकली एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी दो तरह का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सैक लाइक, और एक होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिंगल ओपनिंग होती है फॉर इंजेशन एंड इजेशन। यानी देखो इसके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसका फूड एंटर, इंजेशन कहाँ से होगी, इंजेशन भी इसी कैविटी से होगी, यहाँ से इंजेशन होगी, फूड अंदर एंटर होगा। जब फूड अंदर अंदर एंटर हो जाएगा, ये अंदर फूड एंटर हो गया, उसके बाद फूड डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, मिसाल के तौर पे ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये भी इसी जगह से बाहर निकलेगा। यानी जहां से फूड अंदर आया था वहीं से फूड इसका बाहर निकलेगा। तो ऐसे ऐसे इस किस्म का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूब लाइक, सॉरी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी एक सिंगल बस माउथ होता है, माउथ दोनों का काम करता है, इससे फूड एंटर भी होता है और इससे फूड जो है इंजेस्ट भी होता है और इससे फूड जो है वो इजेस्ट भी होता है। इनमें मतलब एनल ओपनिंग नहीं होती। इस किस्म की डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इस किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट। इसके लिए इनकम्प्लीट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पे जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसकी टू ओपनिंग होती हैं। एक माउथ होती है, माउथ किसके लिए होती है, इंजेशन के लिए, यानी माउथ से फूड जो है वो इंटेक करते हैं। और एक एनस होता है, एनल ओपनिंग, जिससे फूड क्या करते हैं, जिससे फूड की इजेशन होती है। और इस किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, यानी मुकम्मल होता है। तो अभी तो आगे इसकी एग्जांपल के अंदर क्या आ जाएगा, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रा, हाइड्रा का सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ह्यूमन का, अर्थवॉर्म का, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है, वो ट्यूब लाइक होता है। आगे कुछ एनिमल्स का हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। इसके बाद आपकी बुक में पेज नंबर 287 पर इंजेशन दिया हुआ है। इंजेशन में तो आप सिर्फ यही याद रख लें कि इंजेशन होता क्या है, फूड को इंटेक करने के तरीके को हम इंजेशन कहते हैं। अब मुख्तलिफ एनिमल मुख्तलिफ तरीके से फूड को इंटेक करते हैं, ये मैं आपको आगे जब एक दो एनिमल्स की बताऊंगा ना फूड, उसका पढ़ेंगे, अमेबा का पढ़ेंगे, तो अमेबा का देख लेंगे इंजेशन कैसे होता है, हाइड्रा का इंजेशन कैसे होता है, प्लेनेरिया का इंजेशन कैसे होता है, और कॉकरोच और ह्यूमन का इंजेशन कैसे होता है, वहीं पर ये चीज कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, एब्जॉर्प्शन कहते किसको है, फूड का जो है वो ब्लड के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो जाना, ताकि वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। एसिमिलेशन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एसिमिलेशन जो है वो क्या होती है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसका इस्तेमाल होना जो है वो क्या कहलाता है, वो एसिमिलेशन कहलाता है। अब हमारे पास जो इजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमने जो पढ़ना है, असल में अब हमने जो पढ़ना है, कुछ मखसूस एनिमल्स हैं जिनकी डाइजेशन को थोड़ा सा डिटेल में, बहुत डिटेल में देखेंगे, जिसमें ह्यूमन और कॉकरोच की ज्यादा डिटेल में देखनी है। बाकी तो सबके मैं थोड़े थोड़े से कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, आपने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर जो है वो फोकस करना होगा। अब कौन कौन से, सबसे पहले तो ये देख लें कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी डाइजेशन आपने अपनी बुक में जो है वो पढ़नी है। सबसे पहले तो देखें, एक है अमेबा।
अमेबा के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, इसमें कौन सी डाइजेशन होती है, इसमें होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अमेबा में कौन सी डाइजेशन होती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, और इसमें कोई डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद नहीं होता, कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। उसके बाद हमने डाइजेशन पढ़नी है हाइड्रा में। तो हाइड्रा में अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रा में कौन सी डाइजेशन होती है, अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज के वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आपको याद होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आप डाइजेशन पढ़ोगे हाइड्रा की। तो हाइड्रा में याद रखना दोनों किस्म की डाइजेशन होती है, इंट्रा भी होती है और एक्स्ट्रा भी होती है। इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों होती है। फिर एक पॉइंट क्या याद रखोगे हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा के अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर तीसरे नंबर पर आप डाइजेशन पढ़ोगे प्लेनेरिया में। फिर प्लेनेरिया में क्या याद रखोगे, प्लेनेरिया में भी याद रखोगे दोनों किस्म की डाइजेशन होती है, इंट्रा भी और एक्स्ट्रा भी, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सैक लाइक होता है, यानी इसमें भी एक सिंगल ओपनिंग होती है, इनकम्प्लीट है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या है, इनकम्प्लीट होता है। और चौथे नंबर पर जो आपने डाइजेशन पढ़नी है, आपकी बुक में जो दी हुई है, वो आपने डाइजेशन पढ़नी है कॉकरोच में। कॉकरोच में डाइजेशन पढ़नी है, और कॉकरोच में याद रखोगे कि इसमें कौन सी डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर। कौन सी डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ट्यूब लाइक। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक है। फिर ह्यूमन का पढ़ोगे, और ह्यूमन में भी याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर भी कौन सी डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ट्यूब लाइक। अब देखो एक बात याद रखो कि ये जो ऊपर चार है मैंने दिए हुए ना, यहां से लेके यहां तक, ह्यूमन का तो हम बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से तो बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं ह्यूमन में से। लेकिन ये जो ऊपर वाले मैंने आपको बताए, अगर आप सिर्फ बहुत कुछ याद नहीं कर रहे हो इनके बारे में, तो आप इतना भी याद कर लो तो ये बहुत है। सिर्फ इतनी भी बातें आप इसकी याद कर लोगे तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये बातें भी बहुत हैं इसके लिए। मैं आपको बता दूंगा थोड़े बहुत लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं इनके। ह्यूमन में तो फिर बहुत सारी बातें हम करेंगे, कॉकरोच की भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया। अब हम स्टार्ट जो कर लेंगे वो किससे लेंगे, सबसे पहले अमेबा से जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलो टाइम कितना रह गया है क्लास खत्म होने में, चलें कोई क्वेश्चन हो तो इसमें से करें जो मैंने पूछे, जो भी इसमें से कुछ क्वेश्चन हो तो कर लें। सर जी प्लीज आप 2 क्लासेस ले लें। 3 तारीख मैंने आपको कहा, 3 तारीख के बाद लूंगा, सही है टाइम ना? बहुत कम है, इसकी तो नहीं नहीं डेट भी आ गई है। परेशान मत हो, जितना कर सका, सिर्फ आपके लिए टाइम कम नहीं है, सबके लिए टाइम कम होगा, सबके लिए तो होगा सर टाइम सब कम। स्टूडेंट्स कह रहे हैं। हाँ तो सबके लिए बता नहीं, आप सब हम स्टूडेंट के अलावा भी कह रहा हूँ, बस अपनी तरफ से जो करा रहा हूँ ना मैं आपको, उससे पहले पहले आपके इंपॉर्टेंट करा दूंगा। सेकंड ईयर स्टार्ट करूंगा, सेकंड ईयर जेनेटिक्स से स्टार्ट करूंगा। चलो अच्छा, ओके 3 सर। तारीख के बाद मैं आपकी 2 क्लासेस ले लूंगा, आप बेफिक्र हैं, आपका कोर्स हो जाएगा।